मैंने एक क्लास में आपको बता भी दिया हुआ था कि देयर आर 3 सिस्टम दैट इज वर्किंग फॉर योर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें सबसे पहले जेल प्रिपरेशन करना होता है, कास्टिंग करना होता है, सेकेंड होता है आपका बफर सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में कन्वेक्शन ऑफ करंट में ये हेल्प कर रहे होते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप पास कराना चाहते हैं जेल से, तो बफर को यूज करना होता है जिसमें फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं विच एनेबल्स द करंट टू फ्लो थ्रू द जेल। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका सैंपल, चाहे वो डीएनए हो, चाहे आरएनए हो या प्रोटीन हो, जिसका भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। तो एक थियोरेटिकल पार्ट था जो मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया। लास्ट क्लास में मैंने सैंपल के बारे में बताया था कि 6x लोडिंग डाई जो आप यूज कर रहे होते हो वो किस तरह से विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, और ना सिर्फ बल्कि ब्रोमोफिनोल ब्लू जो होता है वो एनाइनिक एनाइनिक डाई के तौर पे काम करते हैं, which is lighter than your nucleic acids and negatively charged हैं। तो वो जिस डायरेक्शन में डीएनए माइग्रेट करेंगे उसी डायरेक्शन में ब्रोमोफिनॉल ब्लू भी माइग्रेट करते हैं। चूंकि लाइटर मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या होता है कि दे विल टेंड टू मूव अहेड ऑफ योर डीएनए, एंड बाय द प्रेजेंस और बाय डिटेक्टिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ब्रोमोफिनॉल ब्लू यू कैन एज्यूम दैट इट माइट बी लाइक डीएनए जो है वो उस बैंड के जस्ट पीछे ही में आपके अवेलेबल होंगे। और मैंने फिर बताया था कि आपको एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रैक्टिकली में कि आखिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे किया जा रहा होता है, लोडिंग कैसे किया जा रहा होता है, उसके रिजल्ट को कैसे एनालाइज करता है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट मैंने अपने पसंद से या अपने इससे एक वीडियो को सिलेक्ट किया है। न सिर्फ एक है, एक और वीडियो है इसके साथ में। ये अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट का वीडियो है, हम लोग देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो है उसको भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में दोनों अलग अलग वीडियोस में किस तरीके से बताया हुआ है। शुड वी स्टार्ट? यस और नो? Yes, sir. ओके। Sir. DNA fragments that were amplified using PCR in lesson 2. For this lesson, you will guide you in use एक सेकंड, intended for use alongside the third. मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। Welcome to this video guide intended for use alongside. ये ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है वीडियो के साथ में? Yes, sir. ओके। The third lesson in a series of resources on the PCR process. This third video will guide you in using gel electrophoresis to analyze the DNA fragments that were amplified using PCR in lesson 2. For this lesson, इन्होंने क्या किया है कि जो डीएनए इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, दैट इज नॉट द डीएनए जो ये यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट आइसोलेटेड डीएनए, बल्कि आइसोलेटेड होने के बाद में उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसको एम्पलीफाई किया है और इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको वो क्लास याद होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो कई सारे टेक्निक के बिल्कुल सेंटर में होता है। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस कई सारे टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है ताकि उसका रिजल्ट का एनालिसिस किया जा सके। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आइसोलेटेड डीएनए से भी पीसीआर है, और इन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड डीएनए से भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और इन्होंने क्या किया है कि आइसोलेटेड डीएनए को एम्पलीफाई करके पीसीआर से और तब फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो इसको यूज कर रहे हैं। PV92 homozygous and heterozygous control samples. इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग साइड के सैंपल्स को कलेक्ट किया हुआ है। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस सैंपल्स को इन्होंने लिया है जिसमें डीएनए जो है एक स्ट्रैंड या ये कहो कि उसका जो लेंथ है वो पीसीआर के एम्पलीफाइड डीएनए के लेंथ से मिल रहा होगा, और हेट्रोजाइगस में अलग अलग सोर्सेज को निकाला गया हुआ है। सो दे आर जस्ट डिस्कसिंग कि दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डीएनए दैट वी आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग आवर इलेक्ट्रोफोरेसिस। DNA loading dye. डीएनए लोडिंग डाई को सैंपल में मैंने बताया था 6x लोडिंग डाई होता है, चाहे वो सुक्रोज का होगा या ग्लिसरॉल का होगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। एंड Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द रेफ्रिजरेटेड, और द सैंपल्स हैव टू बी स्टोर्ड at very low temperature, approximately 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 0 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सैंपल खरीद रहे होते हैं तो उनके पैकेट पे भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है कि स्टोर एट -20, स्टोर एट 0 डिग्री, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं। तो मॉलिक्यूलर इवेंट
या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप हमेशा रखिए कि उसके रिएजेंट को अगर आप फ्रीज, या मैं देख रहा हूँ कि हैंडलिंग के समय में देखो कितना बेसिक सा उन्होंने यूज किया हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करें, दे आर जस्ट मेड अ बॉक्स ऑफ थर्मोकोल, दे हैव पुट सम ऑफ द आइस क्यूब्स, और आइस के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आपके फ्रीज में अवेलेबल होते हैं, और उसी में उन्होंने अपने सैंपल को डाल दिया हुआ है। अगर आप पाम साइज से इमेजिन कर रहे हैं तो आप समझिए कि इस बॉक्स का ब्रीड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई आपके पाम से मुश्किल से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये चीजें, बॉक्स जो है वो बहुत आसानी से कंपनी से या मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, डीएनए आइसोलेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो इन सारे रिएजेंट्स को हमेशा 0 डिग्री या उसके नीचे के टेम्परेचर पे स्टोर किया जा रहा होता है। तो ये आपका 6x लोडिंग डाई है जिसके बारे में बताया गया है। TAE solution. अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 50x TAE सॉल्यूशन है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये दिया था, असाइनमेंट दिया हुआ था 40x, 10x और 5x TAE बफर को 1x पे कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? Yes, sir. although I'm not going to check it, Yes, but sir. Yes, sir. still, but मैंने दिया था। यहाँ इन्होंने बताया है कि इनके पास 50x TAE बफर है जिसको M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से सॉल्व किया जाता है। यानी कि अगर आप 50x का कितना अमाउंट लीजिएगा कि 500 ml का वो 1x हो जाए, तो x की वैल्यू कीजिएगा तो 500 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 10, यानी 10 ml 50x TAE बफर लेना है, और इसमें 490 ml मॉलिक्यूलर डिस्टिल वाटर जो होते हैं, डबल या मिलीक्यू वाटर बोला जाता है या डबल डिस्टिल वाटर होता है, 490 ml को मिला दीजिएगा तो ये फाइनल वॉल्यूम 500 ml हो जाएगा, हाँ या ना? ये कैलकुलेशन पार्ट Yes, मैंने, sir. हाँ ये Yes, कैलकुलेशन sir. पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था। तो 50x TAE बफर को इन्होंने यूज किया हुआ है। इफ यू वांट टू हैव, और इफ यू वांट टू सेव दिस, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आखिर इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा, फिर बढ़ूं आगे। Notes that in your experiment, Yes, sir. prepared at a 1 times concentration. Begin with the PCR sample that was prepared in lesson 2. ये बता रहे हैं कि पीसीआर सैंपल इस लेशन के लिए पहले से प्रिपेयर किया गया हुआ है जिसमें इन्होंने सेव करके रखा है। मैं बार बार आपकी क्लास में एपेंड ऑफ बोलता था, नाउ यू कैन सी द एपेंड ऑफ इन हर हैंड। जैसे ही ये मैम अगर आपको दिखाती हैं आगे में, तो इनके हाथ में आपको एपेंड ऑफ दिखाई देगा जिन्होंने पीसीआर में यूज किया हुआ है, पीसीआर से डीएनए को एम्पलीफाई में यूज And has किया। now been through the PCR process, resulting in multiple copies of your original DNA sample fragment. इन्होंने क्या किया कि जो भी डीएनए था उसका ओरिजिनल डीएनए सैंपल का मल्टीपल कॉपी तैयार कर दिया है पीसीआर के थ्रू, ताकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। Take the loading die from the icebox. Add 10 microliters of दिस इज अ स्पेसिफिक डिवाइस बिकॉज आपका अभी प्रैक्टिकल पैंडेमिक के चलते नहीं हो पाया था। दिस इज अ स्पेशल डिवाइस दैट इज यूज्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माइक्रोपिपेट। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो थंब से उसको प्रेस कर रही है। इट इज अ काइंड ऑफ इंजेक्शन जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है ये एक माइक्रोपिपेट है जो आपको, ठीक है, माइक्रोपाइपेट, ठीक है। इसका काम होता है कि 1 ml से जो भी 1 ml से भी जो लेसर वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 ml जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 1000 माइक्रोलीटर। तो आपको 10 माइक्रोलीटर, 1 माइक्रोलीटर, जो आपका 1 ml से बहुत नीचे के वॉल्यूम्स होते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. the loading die to your PCR tube that Yes, sir. उन्होंने कहा है कि लोडिंग डाई को निकाल करके और पीसीआर चिप में जो आपने, पीसीआर चिप से जो आपने ये किया है, दिस इज वेयर इज योर एपेंड ऑफ, छोटा सा है, इसमें वो लोड करते हुए आपको दिखाएंगे। मैं आगे ले चलता हूँ। contains your कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट ये पार्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही है एपेंड ऑफ, यही होता है एपेंड ऑफ। और पीसीआर का एपेंड ऑफ स्पेसिफिकली 0.5 ml का होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 500 माइक्रोलीटर का, यानी 1 ml का भी आधा वॉल्यूम का होता है।
तो दिस इज योर कैप विच इज लाइक ऐसा, मतलब इस तरह का होता है कॉनिकल, और इसी से कैप जुड़ा हुआ होता है। यू हैव टू जस्ट प्रेस इट और ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। जबकि टेस्ट ट्यूब जो होते हैं उनके लिए कॉटन प्लग या अलग से कैप बनाने की जरूरत पड़ती है। समझ में आएगा? एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। Yes, और sir. ये जो ऑरेंज कलर का देख रहा है, आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ये क्या होते हैं कि आपके एपेंडॉफ होल्डर होते हैं। यहाँ पे एपेंडॉफ को खड़ा करके रखा जाता है। Discard अब यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ बायो हजार्ड का डिजाइन बना हुआ है। ये आपको एपेंडॉफ में केमिकल और माइक्रोपिपेट जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसमें टिप लगता है। आगे में प्लास्टिक का एक टिप लगा हुआ होता है। हर यूज के बाद में इस टिप को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और ऐसी जगह डिस्कार्ड किया जाता है जो नॉर्मली किसी के टच में, या आप मतलब ऐसे ही उसको लैब में फेंक देने का काम नहीं करना है। उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड किया जाता है। pipette tip and then gently mix the contents of the PCR. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि डीएनए और आपके जो लोडिंग डाई होते हैं उनको मिक्सिंग किया जा रहा है। Next, you will need to create an agarose gel. आपने सैंपल तैयार कर लिया। 3 चीजें मैंने बताई थी, जेल, बफर और सैंपल। तो सैंपल आपका ओके हो चुका है, यस और नो? विच इज डीएनए प्लस लोडिंग डाई। सर स्क्रीन दिख नहीं रहा। सभी को नहीं दिख रहा है या सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा है? सारे बच्चे स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Screen दिख रहा है. Yes, sir. कृति, तो कुछ नेटवर्क का इशू होगा। अगर आप हो सके तो फोन को रीस्टार्ट कर लीजिए एक बार के लिए। तो सैंपल का काम आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है, विच इज डीएनए प्लस लोडिंग डाई। This may have been done for you, and if so, you can skip to a later point in the video. अब वो बता रहे हैं कि एगरोज को कैसे तैयार करना है। एगरोज को कैसे तैयार करना है उसके बारे में आपको दिखाया जा रहा है। मैं एक बार के लिए, मैं इस साइड वाले इस पार्ट को मैं रहने देता हूं जहां पे बफर और ये चीजें की जा रही है। अब आपको क्या करना है, यहां बताया जा रहा है कि जेल मैट्रिक्स का प्रिपरेशन करना है। दिस इज योर TAE बफर जो 1x स्ट्रेंथ का तैयार किया गया है। और यहाँ जो आपको कॉनिकल फ्लास्क में पाउडर दिख रहा है, दैट इज एगरोज। दैट इज एगरोज। उन्होंने क्या किया, बफर 1 times TAE buffer and mix it with some agar powder. अगर पाउडर का परसेंटेज भी बताया जाता है कि आप कितने % अगर पाउडर को यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग 0.8 से 1.2% यूज करते हैं, बट वी विल सी इन द वीडियो एट विच कंसंट्रेशन ऑफ एगर दे आर यूजिंग। This example, 2 grams of agar has been used with 200 milliliters. 2 grams of agar in 200 ml. 2 grams of agar in 200 ml multiplied by 100. 100 से 100 कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 1% आ गया। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो उन्होंने 200 ml का तैयार किया और 2 ग्राम अगर यूज किया। जनरली हम लोगों के पास जो प्लेट होता था वो 100 ml अगर से ही उसका जेल जो है वो कंप्लीट हो जाता था, इसलिए हम लोग 100 ml पे काम करते थे और 1 ग्राम अगर को यूज करते थे। लेट्स प्रोसीड, आगे क्या है? AE 1 times buffer solution. एक यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दिया है। मेरे ख्याल से ये मैम जो है वो यहाँ पे 200 ml का एक लाइन देख रही हैं। ठीक है, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क पे 200 ml मार्क किया गया होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर होता है लैब में अवेलेबल, जो 100 ml एंड 200 ml 400 ml का आता है। आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज द मार्क मेट्रिक सिस्टम दैट इज गिवन ऑन द ग्लासवेयर्स। यूज द मेजरिंग सिलेंडर टू मेक अ वॉल्यूम ऑफ 200 ml। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ बता रहा है कि अप टू दिस मार्क इट इज 200 ml, डू नॉट यूज इट। डू नॉट यूज इट। आप क्या करो, मेजरिंग सिलेंडर से 100 ml 2 बार डालोगे तो भी आपका 200 हो जाएगा। यूज द मेजरिंग सिलेंडर इंस्टेड ऑफ मार्क ऑन द ग्लासवेयर। समझ में आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, To
prepare the agarose gel, this mixture will need to be boiled. Therefore, इसको in order बॉयल to करना minimize होता है, evaporation of लेकिन TAE during this process, टीएई का थोड़ा सा इवेपोराइजेशन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा खुला नहीं छोड़ते हैं। खुला छोड़ने से क्या हो जाएगा कि जो वेपर होता है ये टीएई वेपोराइज होकर के बाहर निकल जाएगा, और अल्टीमेटली जो जेल है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगरोज जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कॉनिकल फ्लास्क होता है उसको ऊपर से एक प्लास्टिक फॉयल अवेलेबल होता है लैब में आपके, प्लास्टिक फॉयल से उसको या कॉनिकल एल्यूमिनियम फॉयल से उसको सील कर देते हैं और उसमें छोटा सा होल क्रिएट कर देते हैं, सिर्फ ताकि वहां से थोड़ा अमाउंट जो है हीट thin डेसिपेट film कर over सके। the top of the conical flask twice and pierce with a sharp object. ये हीट डेसिपेशन के लिए है, लेकिन वेपर यहाँ से नहीं बाहर आ पाए। The mixture is now ready to be placed into a microwave. Put it in the microwave. हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेल्टिंग का काम माइक्रोवेव से कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल कभी भी यूज मत कीजिएगा, उससे ब्लास्ट हो जाता है। अगर आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं मेल्टिंग के लिए तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको कॉटन प्लग या फिर प्लास्टिक फॉयल से उसको रैप करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपने एल्यूमिनियम फॉयल इसके अंदर में डाल दिया तो माइक्रोवेव में आग लग जाएगा। Microwave for 1 minute, and at the end of the minute, check to see whether the mixture has become transparent. जब आप उसमें मिक्स कर रहे थे तो आप व्हाइट कलर का था ना सॉल्यूशन, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, जब आपने मिक्स कर दिया है तब आप Yes, देखिए, हाँ, yes. जब आप मिक्स कर देने के बाद में जब आप इसको मेल्टिंग कर रहे होते हैं तो जब आपका पूरा एगरोज हॉट टीएई बफर में मेल्ट कर जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है। तो कैसे पता कीजिएगा कि आपका एगरोज मेल्ट करके प्रॉपरली मिक्स हो चुका है कि नहीं? जैसे ही एगरोज हीट होने के बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वी विल कंसीडर दैट कि एगरोज हैज बीन प्रॉपरली मिक्सड इनटू इट। देखो, उठाया, देखा, अभी भी मेरे ख्याल से अभी भी वो If it ट्रांसपेरेंट, is not, then put it back in the microwave for another ये अभी भी minute. व्हाइट जैसा दिख रहा Continue है, this process तो until तब it तक has. इसको कंटिन्यू करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। Note that the एक conical एक मिनट, flask can एक get hot during this process. नोट Something कीजिए, may be needed to protect your hands from the heat. जिस समय आप इसको मेल्ट कर रहे हैं तो कॉनिकल फ्लास्क बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, इसलिए ज्यादातर आप प्रिकॉशंस रखिएगा कि किसी चीज से पकड़ के निकाल रहे हैं, हाथ से पकड़ के नहीं निकाल रहे हैं। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहना है जब तक आपका When the सैंपल agarose mixture seems to be transparent, it may be useful to hold the mixture up to a light to double check this. लाइट में बोल रहे हैं कि आप लाइट में उठा के डबल चेक कर लीजिए कि प्रॉपरली एग्रोज मिक्स होकर के ट्रांसपेरेंट हुआ है कि नहीं। अगर व्हाइटिश रह जाएगा तो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? The mixture needs to be fully transparent before moving on to the next stage. When this is complete, you will need to create the agarose gel casting tray. Assemble the casting tray, making sure that the rubber seals on it are tight. नॉर्मली जो लैब होते हैं उसमें कास्टिंग ट्रे के साथ में आपके रबराइज्ड सील्स दिए गए हुए होते हैं ताकि आप इसमें पॉर कर सके। अगर ये ऑरेंज कलर वाला रबर सील्स अगर आपके पास नहीं है, जैसे हम लोग भी अपने लैब में सेलो टेप से करते थे और फिर पानी डाल के पहले चेक करते थे कि वहां से वाटर लीक कर रहा है या नहीं। नॉर्मली वाटर लीक नहीं करता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास रबराइज सील है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सेलो टेप से भी कास्टिंग ट्रे को कास्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉम्ब। ये वो कॉम्ब है जो वेल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अभी आगे में दिखाया जाएगा। Where is mouse? Yes. When the casting tray is assembled, take the sample comb and place it across the tray within 2 centimeters from the. अब यहाँ देखिएगा कि ये दो साइड से प्लास्टिक जैसा जो है वो बॉर्डर उठा हुआ है यहाँ और यहाँ से, और ये दो साइड से ओपन होते हैं। तो जो भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है वो ओपन साइड से होना चाहिए ताकि कन्वेक्शन ऑफ करंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, या अगर आप अगर इसको ऐसे करना चाहें, लेट्स लाइक, एक सेकंड, मैंने पॉजिटिव उधर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है,
तो अगर आप चाहें तो इस तरह से कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, चूंकि इधर है तो डीएनए हमेशा, डीएनए और आरएनए हमेशा निगेटिव टर्मिनल के तरफ में, सॉरी निगेटिव टर्मिनल के तरफ में लोड किया जाता है ताकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा सके। तो ये जो कास्टिंग ट्रे का जो ओपनिंग है, वो डायरेक्शन आप इसको ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में उसको फ्लो होना है, कास्टिंग ट्रे का वो पार्ट ओपन होना चाहिए। यस और नो? ठीक है। और यहाँ पे कॉम्ब डालते हैं। कॉम्ब डालने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कॉम्ब डालने से जब आप इसमें जेल को पोर करते हैं तो जेल जैसे ही सॉलिडिफाई होगा और आप कॉम्ब हटाइएगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली वेल बना हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखते चलेंगे कि क्या है। जस्ट गेट इट रिमूव्ड ताकि आसानी हो। माउस Again, if you want to increase the number of samples that are run on one gel, अगर आप एक से ज्यादा सैंपल या बहुत ज्यादा सैंपल्स अगर आपके पास, आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कितने वेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो एट ए टाइम इसमें 25 सैंपल्स जो होता है लोड होता है। अगर आपके पास डीएनए ज्यादा है तो सेम जेल में इक्वल डिस्टेंस पे दूसरा कॉम्ब भी लगाया जा सकता है। तो इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ से यहाँ तक होगा, इस सैंपल का इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ से यहाँ पे होगा। आप आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इतना छोटा सा जेल में लगभग लगभग 2 कॉम्ब के थ्रू 50 डीएनए का सैंपल को लोड किया जा सकता है। Let me start, then I will clean it up. you can also place a sample comb in the middle of the tray to create more wells. Your casting tray is now ready to have the agarose gel mixture poured into it. Note that the agarose needs to have cooled to 60 degrees Celsius before this can happen. अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास में, एक सेकेंड, It will be translucent. एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप एग्रोज का पोरिंग कर रहे होते हैं उस वक्त में वहां पे किसी भी तरह का बबल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और जब तक जेल जो होते हैं वो 70 डिग्री या उसके नीचे नहीं आते हैं, 60 डिग्री या उसके नीचे नहीं आते हैं, तब तक उनका सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि एग्रोज जेल को कूल करने दीजिए ताकि वो सॉलिडिफाई हो सके, और इसमें 10 से 20 मिनट का समय लग सकता है। पहले जब आपने जेल को पॉर किया था तो वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट थे। जब आपने जेल को परफॉर्म करना होता है तो वो सॉलिड जब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट ट्रांसल्यूसेंट हो चुके होते हैं व्हेन दे आर रेडी टू यूज। When ready to use. When the agarose gel has set, remove the sample comb. बहुत केयरफुली इस कॉम्ब को हटाना होता है। अगर आप ज्यादा जल्दीबाजी कीजिएगा तो नीचे से जेल टूट जाता है। जेल भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो जैसे ही आप कॉम्ब को हटा रहे हैं तो आप देखिएगा कि जितना कॉम्ब में ब्रशेस थे वो सारा का सारा एक वेल मार्क करके छोड़ देगा जेल में, एंड दैट इज वेल वेयर द सैंपल्स हैव टू बी लोडेड। Gel. अब आप देखो यहाँ पे आपको वेल दिखाई दे रहा है। यस और नो? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. आपकी क्लास का स्ट्रेंथ 40 है, This should have 15 बच्चे created क्लास wells in अटेंड the कर gel रहे हैं। व्हाट अ where your शेम। DNA samples will be placed later on. यहाँ पे आपको पूरा वेल दिखाई दे रहा The होगा next stage सामने। of the experiment will use the electrophoresis equipment. ये आपका एक्चुअली में यही आपका वो टैंक होता है जो आप देख रहे थे ना, कॉम्ब, वो यहाँ प्लेस किया जाता है। जो आपने सॉलिडिफाइड जेल देखा था उसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। साइड से इसमें बफर भरे जाते हैं और ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो हम लोग आगे अभी वीडियो में देखते चलेंगे। Use the electrophoresis equipment. Remove the rubber sides from the casting tray containing your agarose gel and place it onto the platform in the gel box. देखना ये कैसे making प्लेस sure किया the जा रहा है sample उस पे wells ध्यान are at the दीजिएगा। cathode or black end of the base. आप देखिए, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं। अब आप देखिएगा कि ये दोनों प्लास्टिक बॉर्डर थे, ये बॉर्डर थे, ये साइड में है।
पॉजिटिव एंड जो था, ब्लैक एंड जो था वो निगेटिव एंड था, और रेड एंड जो था वो पॉजिटिव था। वेल को हमेशा निगेटिव एंड के साइड में रखा गया हुआ है ताकि डीएनए का माइग्रेशन पॉजिटिव एंड के तरफ में हो, और दोनों एंड जो है वो ओपन वाला वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड रखा गया हुआ है। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next, pour approximately 275 milliliters of your TAE buffer into the electrophoresis chamber until it just covers the wells in. यहाँ पे एक चीज दिखाया गया है, या मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि 275 ml ऑफ TAE बफर, जिसका हमने वॉल्यूम 1x रखा हुआ था। तो 1x TAE बफर जो होता है 275 ml का, इसमें पौर किया जाता है, और इसको सबमरीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। यानी कि ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। सपोज करो कि ये आपका वेल है और ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने जेल का ट्रे रखा हुआ है और ये जेल कास्ट किया है। तो बफर जो डालना है दैट शुड बी जस्ट अबव योर जेल लेवल, यानी जेल से जस्ट अबव होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बफर को ओवरलोडिंग कर देते हैं, और जेल क्या होता है, इसके चलते लाइटर वेट होने के चलते अगर ये फ्लोट करने लगेगा निकल करके ट्रे से, तो देयर इज अ चांसेस दैट जेल विल फॉल अपार्ट फ्रॉम योर ट्रे। इसलिए बफर सिर्फ उतना ही डालना है ताकि वो जेल के ऊपर से सिर्फ फ्लो करके बाहर निकल सके। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The gel is now ready to start having DNA samples loaded. नाउ यू सी दैट कि आखिर ये लोडिंग कैसे करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर The control electrophoresis. DNA samples will first be loaded into the wells. Make sure that the pipette is set to 10 microliters when putting in the control DNA. आपको माइक्रोपिपेट का वॉल्यूम कितना डीएनए लोड किया जाता है सर? 10 माइक्रोलीटर। हर सैंपल में 10 माइक्रोलीटर लोड किया जाता है, और ये 10 माइक्रोलीटर जो होता है डीएनए प्लस लोडिंग डाई होता है। तो आपको एक माइक्रोपिपेट चूज करना है जिसका वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर हो, और वहां से डीएनए के सैंपल को लेकर के लोडिंग किया जाता है। नाउ यू कैन सी और द इफेक्ट ऑफ 6x लोडिंग डाई। अभी जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि 6x लोडिंग डाई का आपके डीएनए सैंपल या उस पर क्या असर पड़ता है, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये जूम To करेंगे ensure तो। that there is no cross-contamination, discard the pipette tip and swap it for a new one between every sample. अगर ये जूम करेंगे वहां पे तो लोडिंग होते हुए आपको दिखाया जाएगा। Be sure to add each DNA sample to a new well every time so that the different samples do not get mixed. Continue to add 10 microliters of each control DNA sample and then 20 microliters of each student DNA sample to the wells in the gel. ये कुछ मिस्टेक हो रहा है इनसे, बिकॉज जेल को उतना पेनिट्रेट नहीं किया जाता है, एंड दे आर नॉट यूजिंग द When लोडिंग every डाई इन DNA ऑल। sample ये has been added, खैर, place the lid on the gel box and attach the leads to the power supply. फिर The रेड lid को will रेड से, only attach to the base in one orientation, red to red and black to black. फिर इसको पावर प्लग में जोड़ देते हैं, और यहाँ वोल्टेज पे ध्यान दीजिएगा। Set the power supply to 100 volts and let the electrophoresis run for 30 minutes. You should see bubbles moving inside the gel box as a result of the इलेक्ट्रिकल current. कंडक्टिविटी हो रही है या नहीं, तो निगेटिव टर्मिनल पे जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं वहां पे आपको बबल उठता हुआ दिखाई देता है, जो शो करता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट हो चुका है। During the electrophoresis process, your DNA samples will separate along the agarose gel based on their size. Shorter strands of DNA will move along the gel more than the longer ones. This results in different amounts of separation for different samples of DNA. When the electrophoresis is complete, turn off the power supply and remove the lid from the gel box. जैसे ही आपका अगरोज जो है वो मूव करते हुए दिखाएगा कि अगर आपका डाई जो है वो आपके सैंपल में आगे की ओर मूव कर चुके हुए हैं। सपोज कर लीजिए अगर डाई है आपका और वो जेल में आगे की ओर मूव कर रहा है,
तो बाय द एंड ऑफ ये कि अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, तो जेल के एंड तक में जैसे ही डाई पहुंचता है आपको इसको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि आप ये बता रहा है कि ये ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचने वाला है। टेक केयर एज द जेल इज स्लिपरी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जेल जब जैसे ही आपने बफर में डाला है तो बॉल साबुन की तरह हो जाता है, बिल्कुल वो हाथ से स्लिप कर सकता है। तो ट्रे से निकालना, और तब तक जब तक इसको स्टेनिंग ट्रे वगैरह में नहीं डाला जा रहा है तब तक बहुत ध्यान से उसको हटाना पड़ता है। इथिडियम ब्रोमाइड, एडीबीआर जो होते हैं, वो एक केमिकल है जिसको यूज किया जाता है स्टेनिंग प्रोसेस के लिए, जो डिटेक्शन ऑफ डीएनए में यूज करते हैं। Carefully remove the gel tray containing the gel from the gel box. Take care when removing the gel tray, as the gel will be slippery. Using your thumb, nudge the gel from the gel tray, allowing it to slide into your plastic staining tray. Your gel is now ready to be stained. इथिडियम ब्रोमाइड में डालने के बाद में जब आप स्टेनिंग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड में डालने के बाद में जब स्टेनिंग करते हैं तो डीएनए जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ईडीबीआर को कंटेन करता है, जो यूवी लाइट के अंदर में पिंक कलर का दिख रहा होता है, जबकि बाकी का जेल का पार्ट जो स्टेन नहीं है वहां पे आपको यूवी लाइट के चलते जेल जो है वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। एंड दीज आर द बैंड्स 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द बैंड्स विच शोज दैट कि आपके पास में डीएनए के कितने फ्रैगमेंट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। इज इट क्लियर और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Staining the gel will reveal the strands of DNA on the gel and allow you to interpret your results. This is the end of lesson 3. So this is how I was about to discuss. This is how the